गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से करंट अफेयर्स की अपनी क्लास में। आज अपन 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कितनी एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दी है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले अभी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने कुछ एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई है। ओके, तो उनकी संख्या कितनी है, संख्या पूछी गई है आपसे 167, 177, 187, 157। तो आपको देखना है इन एम्बुलेंस की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या कितनी है, सही आंसर होगा इसका ए। 167 एम्बुलेंस को हाल ही में अशोक गहलोत जी ने हरी झंडी दिखाई है। ओके, तो यहाँ पर ये सुजस ई बुलेटिन की ये न्यूज है। तो टोटल कितनी है, 167 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी इन्होंने दिखाई है। ओके, और ये भी देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवा में प्रदेश अव्वल, 90% लोगों का स्वास्थ्य बीमा राजस्थान में कवर किया जा रहा है। किसके तहत, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। ओके, और इसके साथ ही एम्बुलेंस निरीक्षण मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया गया है, जिससे क्या है कि जो एम्बुलेंस है उनका निरीक्षण किया जा सकेगा सरकार के द्वारा। ओके, तो एम्बुलेंस निरीक्षण मोबाइल ऐप का भी मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में क्या किया, लोकार्पण किया है। ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल जानकारी कि चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत 167 नई 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया है। किसके द्वारा, श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा। और अपने चिकित्सा मंत्री कौन है, श्रीमान प्रसाद लाल मीणा। ओके, तो ये जो 167 नई एम्बुलेंस से शामिल की गई हैं, ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत है, चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत। ओके, तो इसी के साथ अपन और कुछ चीज देख लेते हैं इसमें। निःशुल्क इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसमें कितनी राशि तक का लाभ दिया जा रहा है, 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है हर परिवार का राजस्थान में। ओके, तो इसी 10 लाख में 5 लाख का क्या है, दुर्घटना बीमा भी शामिल है। कितना, 5 लाख का दुर्घटना बीमा। ओके, तो इसी के साथ में और अपन देख लेते हैं कि 2011 में, कब, 2011 2 अक्टूबर 2011 में कौन सी योजना आई थी, निःशुल्क दवा योजना। निःशुल्क दवा योजना। ओके, इसके बाद में 2012 में कौन सी योजना आई, निःशुल्क पशु दवा योजना। निःशुल्क पशु दवा योजना। ओके, और इसके बाद में जब अपन चलेंगे आगे 2013। ओके, तो 2013 में क्या आ गई, निःशुल्क जांच योजना। ओके, तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये जो पशु दवा योजना है 2012 की, ये 15 अगस्त है इसकी डेट। ओके, 15 अगस्त 2012। और ये जो 2013 की निःशुल्क जांच योजना है, ये 7 अप्रैल को आई थी। कब, 7 अप्रैल 2013। ओके, तो इस तरीके से डेट भी आपसे पूछी जाती रही है। ओके, तो इसके बाद में अपन देख रहे हैं कि 1 मई 2021 इसको कौन सी योजना आई राजस्थान में, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ओके, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ओके, तो इसमें क्या किया गया, प्रति परिवार 5 लाख तक का इसमें स्वास्थ्य बीमा कवर था, 5 लाख तक का। अब इस 5 लाख में भी क्या था, 50,000 तो क्या था, जो नॉर्मल बीमारी होती है ना, साधारण बीमारियों के लिए दिए जाते थे। साधारण बीमारी होने पर 50,000 रुपए तक का उसमें सरकार द्वारा इसमें सहयोग दिया जा रहा था। और गंभीर बीमारी होने पर 4.5 लाख। ओके, गंभीर बीमारी होने पर। ओके, तो ये दिया जा रहा था। उसके बाद में क्या, और ये कैसे दिया जा रहा था, इसमें पात्र परिवार कौन कौन थे, बीपीएल और जो गरीब परिवार थे, है ना, छोटे सीमांत किसान, और उनके अलावा भी जो भी परिवार थे अलग जो पात्र नहीं है इस योजना के तहत, वो 850 रुपए पर ईयर देके, प्रीमियम देके इससे योजना का लाभ उठा सकते थे। और ये योजना कहाँ पर दी जा रही थी, सभी तो सरकारी हॉस्पिटल,
सरकारी हॉस्पिटल प्लस इस योजना में जुड़े हुए प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ ओके, तो वो भी इसमें शामिल है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आगे बढ़ाते हुए 1 मई 2022 से इसकी जो बीमा राशि इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख को 10 लाख कर दिया गया, और इसी में 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी कर दिया गया, दुर्घटना का बीमा कर दिया गया 5 लाख का। ओके, क्लियर है? तो अपन को इस क्वेश्चन के साथ में ये जानकारी भी अपन को इसमें ध्यान रखनी है। और इस चिरंजीवी बीमा योजना में क्या किया जाता है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और वो एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो एडमिट होने से 5 दिन पहले और जब डिस्चार्ज हो जाता है, उसको छुट्टी दे दी जाती है हॉस्पिटल से, उससे 15 दिन बाद तक का जो भी खर्चा है वो भी इसमें कवर किया जाता है। क्लियर है? तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जयपुर ज्वेलरी शो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि जयपुर ज्वेलरी शो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, जयपुर में। तो JECC कहाँ पर, अपने जयपुर के सीतापुरा में इसका आयोजन हुआ है। ओके, तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? विमल शर्मा, विमल चंद सुराणा, या कमल शर्मा, या कमल चंद सुराणा? तो इसका राइट आंसर है बी, कमल चंद सुराणा को जयपुर ज्वेलरी शो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान डेल्फिन खेलों का आयोजन 9 से 12 फरवरी 2023 को कहां पर किया जाएगा? तो ये कहां पर किया जाएगा? JK के जयपुर, या IIT जोधपुर, या एम्स उदयपुर, या फिर बीकानेर? बताइए, राजस्थान डेल्फिन खेलों का आयोजन 9 से 12 फरवरी 2023 को कहां पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से ए, जवाहर कला केंद्र जयपुर में राजस्थान डेल्फिन खेलों का आयोजन फरवरी माह में किया जाएगा। कहां पर? जवाहर कला केंद्र में। तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ओके, और ये जो जवाहर कला केंद्र है, इसका डिजाइनर कौन है? इसका डिजाइनर है चार्ल्स कोरिया। ओके, इन्होंने 1986 में इसकी डिजाइन तैयार की थी, और 1993 में ये जवाहर कला केंद्र बनके तैयार हो गया था। जो क्या करता है, यह एक बहुकला केंद्र है। ओके, जिसे राजस्थान सरकार ने इसका निर्माण करवाया था। और ये क्या है कि राजस्थानी कलाएं और हस्तकलाएं आदि यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है। ओके, तो बहुत सारी जो कलाएं हैं उनके लिए यह मंच प्रदान करवाता है। ओके दोस्तों, चौथा क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, हाल ही में एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में एसिकॉन कहा जा रहा है, 2022 की 51वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, या फिर उदयपुर? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, या फिर उदयपुर? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। कहाँ किया जा रहा है इसका आयोजन? जयपुर में। ठीक है, तो इस सोसाइटी के बारे में देख लीजिए। एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में एंडोक्रोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा पेशेवर निकाय है, जो एंडोक्रिनोलॉजी में विशेष रुचि रखने वाले चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के लिए एक साझा मंच और नेटवर्क प्रदान करता है। ओके, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है हार्मोन से जुड़ी बीमारियों पर ये काम करते हैं। ओके, तो इसके साथ की और जानकारी भी यहाँ पर दे रखी है, इसको और देख सकते हैं आप। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा? तो आपको ध्यान रखना होगा, इस क्षेत्र में राजस्थान का
पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। देश में ऑनलाइन क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पर है। ओके, तो ये चर्चा में क्यों है? तो 25 दिसंबर 2022 को राजस्थान के माइंस व पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में बाड़मेर व जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया द्वारा किया जाएगा। इसलिए ये क्या है? चर्चाओं में है। ओके, तो गेल इंडिया को 3 साल प्लस 9 माह के लिए ब्लॉक आवंटित किया गया है। ओके, तो गेल इंडिया को ओपन एकरेज लाइसेंस पॉलिसी के तहत सप्तम चक्र में यह ब्लॉक आवंटित किया गया है। ओके दोस्तों, ये भी देख लीजिए। इसके अलावा राज्य में 16 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी कर एक्सप्लोरेशन कार्य किया जा रहा है, जिसमें वेदांता को 9 लाइसेंस, ऑयल इंडिया को 5, ONGC और गेल इंडिया को 1-1 PL जारी है। एक्सप्लोरेशन का कार्य बाड़मेर, जैसलमेर के साथ ही बीकानेर और श्री गंगानगर क्षेत्र में भी हो रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन सी ये काम कर रही है कंपनियां? वेदांता और ऑयल इंडिया, ONGC और गेल इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। मैं भी बाल सरपंच अभियान के तहत राज्य स्तरीय बाल सरपंच अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया जा चुका है? ये क्वेश्चन है। मैं भी बाल सरपंच अभियान के तहत राज्य स्तरीय बाल सरपंच अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सीकर में, जोधपुर में या बीकानेर में या फिर जयपुर में? तो कहाँ किया जा रहा है ये बाल सरपंच अधिवेशन? ये जयपुर में किया गया है। ओके, जयपुर में। तो ये किन किन मतलब किसके संयुक्त तत्वाधान से ये करवाया गया है? यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेला की ओर से। यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेला की ओर से मैं भी बाल सरपंच अभियान के तहत रविवार को गुलाबी नगरी में मतलब जयपुर में पहला बाल सरपंच अधिवेशन शुरू हुआ है। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में राजस्थान के सभी संभागों से 30 बाल प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर आनंद पोद्दार, उन्होंने बच्चों को प्रशिक्षण कार्यशाला बेहतर राजनेता बनने के गुर बच्चों को बताए। प्रशिक्षण कार्यशाला में बेहतर राजनेता बनने के गुर सिखाए उन्होंने। ओके, तो ये जो बाल सरपंच अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ? ये जयपुर में हुआ। ओके, और इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? सभी संभागों से 30 बाल प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। ओके, तो यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेला की ओर से इसका अधिवेशन करवाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। हाल ही में भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम के तहत सूचना केंद्र में लाइब्रेरी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ओके, तो यह क्वेश्चन लाइब्रेरी के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इस कार्यक्रम की वजह से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम के तहत सूचना केंद्र में लाइब्रेरी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जयपुर में या जालोर में या फिर सवाई माधोपुर में या फिर कोटा में? तो इसका शुभारंभ इस लाइब्रेरी का कहाँ पर किया गया है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर किया गया है? सवाई माधोपुर में। ओके, तो ये देखिए, जो PWD व जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव, राजस्थान सरकार में PWD मंत्री कौन है? भजनलाल जाटव। इन्होंने जिला सूचना व जनसंपर्क कार्यालय सवाई माधोपुर में लाइब्रेरी का फीता काटकर शुभारंभ किया। जिला प्रशासन की ओर से, यहाँ पर देखिए, जिला प्रशासन की ओर से भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम के तहत सूचना केंद्र सवाई माधोपुर में इस लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। तो ये क्या है? ये जो कार्यक्रम है इसको किसने शुरू किया है? जो भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम है, इसे किसने शुरू किया है? तो ये किया है जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सुशासन के तहत नवाचार करते हुए जिले में 5 अप्रैल 2022 को भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ओके दोस्तों, तो जो क्या कि
सभी जो जिला कलेक्टर होते हैं वो समय समय पर इसी तरह के नवाचार करते रहते हैं और फिर ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। ओके, तो आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, बहुत सारे कार्यक्रम को नाम दे दिए जाएंगे और उनको मैच करवाया जाएगा आपसे, या फिर पूछा जाएगा भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम का समान संबंध किस जिले से है या किस जिला कलेक्टर से है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन 2023 होगा। मैं आपको पहले भी पिछली क्लासों में बता रहा था कि हर दूसरी या तीसरी क्लास में अपने ये युद्ध अभ्यास के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ये इसीलिए आते हैं कि इनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। ओके, तो द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन ये कौन कौन से दो देशों की सेनाओं के बीच में होगा, मतलब भारत और कौन से देश के बीच में, तो भारत और नेपाल या फिर जापान के साथ या चीन के साथ या सिंगापुर के साथ। बताइए, भारतीय सेना का जो युद्ध अभ्यास है वीर गार्जियन 2023 वो कौन से देश की सेना के साथ होगा, नेपाल, जापान, चीन या फिर सिंगापुर। तो ये होगा जापान के साथ। किसके साथ होगा, जापान के साथ। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय वायुसेना और जापानी वायुसेना। ओके, ये भी अपन को ध्यान में रखना, भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षक बल 16 से 26 जनवरी तक, इसकी डेट क्या दी गई है, 16 से 26 जनवरी। और ये कहाँ पर होगा, ये जापान में ही होगा। कहाँ पर होगा, जापान में ही होगा। जापान के हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित करने के लिए जापान तैयार है। ओके दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2021-22 जीता है। किसने रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2021-22 जीता है। ऑप्शन है आपके सामने, सुदीप सेन, शोभना कुमार, सी ऑप्शन में ए या बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है, सुदीप सेन या शोभना कुमार या दोनों ने, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सुदीप सेन ने और शोभना कुमार ने, प्लस इनके साथ एक और व्यक्ति है। तो 3 लोगों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। ओके, अभी सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय राय। ओके, तो 3 लोगों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, सुदीप सेन ने कविता, गद्य, रचनात्मक, नॉन फिक्शन और फोटोग्राफी के संग्रह एंथ्रोपोसीन, क्लाइमेट चेंज, कॉन्टेगियन, कंसोलेशन में अपने उल्लेखनीय काम के लिए यह पुरस्कार जीता है। ये इनकी किताब है, ये लिखी है इन्होंने, तो इसी के लिए इनको, जो सुदीप सेन है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथ में शोभना कुमार और संजय रॉय को भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। थोड़ी जानकारी अपन रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनको 1913 में साहित्य का क्या मिला है, साहित्य का इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार। ओके, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ओके, तो ये कवि, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार है ना, ऐसे बहुत विज्ञानी थे। ओके, तो क्वेश्चन था अपना कि किसने रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2021-22 जीता है। तो सुदीप सेन और शोभना कुमार दोनों ने जीता है, साथ में संजय रॉय का भी नाम इसमें शामिल है। ओके, 10वां क्वेश्चन है लास्ट का, हाल ही में लासोर महोत्सव कहाँ मनाया गया है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या हिमाचल में या फिर लद्दाख में। लासोर महोत्सव कहाँ मनाया गया है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में या फिर लद्दाख में। तो इसका राइट आंसर है डी, लद्दाख में हाल ही में लासोर महोत्सव मनाया गया। ओके, तो क्वेश्चन में लासोर लिख रखा था, लेकिन यहाँ पर लोसर कर रखा है, और इसका सही भी
वर्ड लोसरी है। ओके, तो लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म की पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। ओके, तो ये लोसर जो महोत्सव है ये कौन से धर्म से संबंधित है? तिब्बती बौद्ध धर्म। ओके, तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो नए साल पर मनाया जाता है। ओके, नए साल पर। ओके, ये लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत से 15 दिनों का त्योहार है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11वें महीने के पहले दिन को चिन्हित करता है। ओके, लोसर एक तिब्बती शब्द है। लोसर कैसा शब्द है? एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। ओके, इसका अर्थ क्या है? नया साल। क्लियर है? तो ये 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं और आज की क्लास भी इसी के साथ आज कंप्लीट। तो आप बने रहिए अभ्युदय IAS के यूट्यूब चैनल पर। बाकी जो भी और भी क्लासेस चल रही है आप उनको भी कंटिन्यू लेते रहे और अपनी जो तैयारी है उसको आप कंटिन्यू रखें। RS EO RO की जो भी एग्जाम आने वाली है उनके लिए यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो आप बराबर जुड़े रहे और क्लास को एक दूसरे को शेयर भी करते रहे और हमें इस कोचिंग को आप सपोर्ट करें। और तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियोज को लाइक करें और अपने क्लास को और लोगों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।